बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जीज़ की, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। कि देखो, जब हमारा कोई एटम है, हम उसको सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी, तो वो उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे प्रमोट हो जाते हैं हायर एनर्जी लेवल के अंदर। और अगर हम सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई करें तो वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में सप्लाई होने के बाद क्या होते हैं, वहाँ से रिमूव भी हो जाते हैं। कि हम इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी कर सकते हैं फिर एनर्जी सप्लाई करके। इस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करवाने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो हमारी कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। कि क्या कि हमारा कोई एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए और उसको कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट एनर्जी की देनी पड़ेगी, वो कहलाती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब हमें बात करनी है कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है कि हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, तो सबसे पहले हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में पाई जाती है। अब ये क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पे सीरीज के अंदर। पर इसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज भी पाई जाती हैं कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो एस और पी ब्लॉक के बीच में पाई जाएगी, क्योंकि वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में मिलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी किसी सीरीज के अंदर, पर इसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज भी पाई जाएंगी। जैसे हम बात करें कि क्या है कि हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है कि स्कैंडियम के लिए इसकी वैल्यू आती है, स्कैंडियम के लिए 631 आती है, टाइटेनियम के लिए 656 आएगी, वेनेडियम के लिए 650 आती है, क्रोमियम के अंदर 653 आएगी, मैंगनीज के अंदर 717 आती है, आयरन के अंदर 762 आएगी, कोबाल्ट के अंदर 758 आएगी, निकल के अंदर 736 आएगी, कॉपर के अंदर आती है 745 और जो जिंक है उसके अंदर आती है हमारी 906। तो देखो, स्कैंडियम से टाइटेनियम से वेनेडियम क्रोमियम इधर गए तो हमारी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ कुछ इंक्रीज शो हो रहा है इसमें। फिर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर तक इसमें हमें कंटिन्यूस राइज देखने को मिल रहा है। और जिंक के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, कॉपर की 745 और जिंक के अंदर मिलती है 906। अब रीजन क्या है आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज होने का एटॉमिक नंबर के साथ, कि जैसे जैसे हम सीरीज में मूव करेंगे तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एटॉमिक नंबर के साथ। अब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो रहा है बढ़, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक जो साइज है वो हो रहा है कम, साइज कम हो रहा है। तो साइज कम होने की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है वो होता है डिफिकल्ट,
कि हमारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितने ज़्यादा दूरी पर होंगे उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस का है वो उतना ही कम लगेगा। अब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, मतलब जितना ज़्यादा साइज होगा उसका एटम का, जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा उतनी ही उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी कम। तो हम जब सीरीज में मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक साइज घटता है। एटॉमिक साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा कॉम्पैक्टली बाउंडेड होगा न्यूक्लियस के साथ, ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उसकी, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी। अब इरेगुलरिटी क्यों मिलती है? क्योंकि इरेगुलरिटी मिलने का रीज़न है कि हमने बोला ना कि पहले तो इंक्रीज होगी एटॉमिक नंबर इंक्रीज के साथ, पर इसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज भी पाई जाती हैं। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है 3D मेटल्स की, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, वो 4s एंड 3D ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उसको अल्टर करता है, उसको चेंज करता है, और वहाँ पे कोई रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी आती है जो कि आयनाइजेशन को साथ साथ काम करती है। क्या कि जो 4s और 3D की एनर्जीज हैं वो भी चेंज होंगी, तो उनकी बीच में एनर्जी का होगा रीऑर्गेनाइजेशन, और आयनाइजेशन के साथ साथ फिर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी आएगी। रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी आ गई तो जो एक्सचेंज एनर्जी है उसकी वैल्यू हो जाएगी बढ़, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा, इंक्रीज होंगे इलेक्ट्रॉन डीएन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और एस और डी इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स के बीच में होगी इसकी ट्रांसफेरेंस। तब क्या होगा इरेगुलर ट्रेंड का रीज़न कि जो हमारे 3D मेटल्स हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है उसकी वजह से 4s एंड 3D की एनर्जी भी चेंज होती है, तो वहाँ पे एक रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी आती है जो कि आयनाइजेशन के साथ साथ चलती है। अब रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी की वजह से एक्सचेंज हो जाएगा एनर्जी का, जो हमारे बढ़ा देगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे डीएन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी और हमारी ट्रांसफ़र होती रहेगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, इसमें से क्रोमियम की है वो होती है हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम। क्यों? क्योंकि इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D5 है। अब हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को हम वहाँ से हटा रहे हैं तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कोई चीज़ स्टेबल है तो ये लास्ट वाला जो 5th इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव नहीं होने देगा, क्योंकि उसके रिमूवल से इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो ये चाहेगा कि ये स्टेबल ही रहे, तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा। ऐसे ही जिंक के केस में बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो हम बात कर रहे थे क्रोमियम की। क्रोमियम के अंदर हमारा आता है कि हमारे एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से हमारा 3D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, तो उस वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो तो होती है कम, और जो हमारे 3D5 जिनका पहले से ही 3D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उन केस में होगी ज़्यादा, और जो एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को अटेन कर ले उनके केस में होगी कम, जैसे कि क्रोमियम। फिर जिंक की बात करें तो जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे तो वो हमारा रिमूव होगा 4s ऑर्बिटल से, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके अंदर भी 3D10 4s2, तो ये भी स्टेबिलिटी को कम नहीं करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना डिफ़िकल्ट है इसमें से, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिंक के लिए भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। सेकेंड हम बात करें कि किसी भी सीरीज के अंदर जो आयनाइजेशन इंथैल्पी के बीच का डिफरेंस है दो सक्सेसिव डी ब्लॉक एलिमेंट के, वो बहुत कम है। जो हमारे एस और पी ब्लॉक के दो सक्सेसिव एलिमेंट के बीच की आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस था उससे बहुत कम आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा डी इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वो हमारी प्लेंटिमेट n-1 डी सेल के अंदर होता है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता जाएगा और ये आउटर जो एस इलेक्ट्रॉन है उनको शील्ड कर देंगे। अब उनको शील्ड कर देंगे तो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट और डी इलेक्ट्रॉन का एडिशन एक दूसरे को अपोज करेंगे, इसकी ये दोनों काउंटर इफेक्ट है, तो इस वजह से आयनाइजेशन इंथैल्पी के अंदर बहुत कम वेरिएशन होगी जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मूव करेंगे तब।
क्या होगा कि डी इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं हमारे प्लेंटीमेट सेल के अंदर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे और आउटर एस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देंगे। तो इस वजह से जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट था और डी इलेक्ट्रॉन के एडिशन का इफेक्ट है वो दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं और आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है हमारी किसकी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी की। वो बहुत हाई होती है क्योंकि उनके अंदर फुली फिल्ड स्टेबिलिटी है। अब कंप्लीट फुली फिल्ड स्टेबल हैं वो, तो एक इलेक्ट्रॉन दे के तो उनके जो फुली फिल्ड स्टेबिलिटी थी वो लॉस हो जाएगी, तो वो नहीं चाहेंगे अपनी उस स्टेबिलिटी को खोना। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन का लॉस इजीली नहीं करेंगे, तो उनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। फिर बात आई कि सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी हैं वो भी इंक्रीज होती हैं पीरियड के अंदर, पर उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हाइयर होता है। इसके अंदर भी एक्सेप्शन मिलेंगे। कि हम बात करें सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी की, क्रोमियम टू मैंगनीज और कॉपर टू जिंक, तो हमारी जो सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू होती है डिक्रीज। क्रोमियम टू मैंगनीज एंड कॉपर टू जिंक, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद क्रोमियम एंड कॉपर ने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, तो अब उनसे सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है उसका रिमूवल हो जाएगा बहुत डिफिकल्ट। क्रोमियम और मैंगनीज ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, क्रोमियम और कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, तो उस वजह से उनकी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इनके केस में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू मैंगनीज एंड जिंक। अब जो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी है मैंगनीज की वो बहुत हाई होगी, क्योंकि जब थर्ड इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे तो वो उसकी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को कम कर देगा, कि बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है हमें, फिर उसके अंदर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाती है, तो फिर इसके लिए ज़्यादा हो जाती है। जो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी है और वो हमारी Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन का लॉस हमें स्टेबल 3d5 कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। क्या कि हम बोले कि Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव वो बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हमें पता है आयरन का होता है 3d6 4s2। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2 s के रिमूव हो गए, एक d का, d5 है, स्टेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर। तो Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में जाने के लिए जो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद ये स्टेबल d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। नेक्स्ट है कि जो वैल्यूज़ हैं थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी की कॉपर, निकल और जिंक के लिए, वो यही एक्सप्लेन करती हैं कि क्यों वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की शो करते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन का जब रिमूवल ही नहीं हो सकता तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मेनली पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है कि फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है 5d एलिमेंट्स की, वो हाई होती है इन कंपैरिजन टू 3d एंड 4d, क्योंकि उनके अंदर वीक शील्डिंग होती है न्यूक्लियस की 4f इलेक्ट्रॉन के द्वारा 5d एलिमेंट्स के अंदर, तो उनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है जो हमारे जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर एक्ट करता है, उस वजह से उनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है हमारी हाई आती हैं देन हमारी 3d एंड 4d सीरीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर हमने क्या क्या ट्रेंड्स देखे कि पहले जब हम किसी सीरीज में चलेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, कुछ इरेगुलरिटीज मिलती हैं। इंक्रीज होने का कारण जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इरेगुलरिटीज़ मिलती है क्योंकि इसमें आयनाइजेशन के साथ साथ रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है। फिर हमने बात की किसी भी गिवन सीरीज के अंदर इनकी जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है डी ब्लॉक के केस में उनका डिफरेंस बहुत कम आता है,
क्योंकि इसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन प्लेंटीमेट सेल में एंटर करेंगे तो वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट दोनों एक दूसरे को काउंटर इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी के ऊपर, और फिर उस वजह से बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है जिंक कैडमियम मरकरी की, वो बहुत हाई होती हैं। क्यों हाई होती हैं? क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी के अंदर D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो स्टेबल है, उससे इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी का लॉस हो जाएगा, और वो नहीं चाहते कि उनकी स्टेबिलिटी का लॉस हो, तो वो हमारे उनके लिए उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, और उनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। फिर जो सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी हैं वो भी इंक्रीज होती हैं, पर उनका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत हाइयर होता है। कि जो सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी की हमने बात की कि क्रोमियम टू मैंगनीज एंड कॉपर टू जिंक कम होती जाती, क्यों? क्योंकि क्रोमियम और कॉपर के अंदर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 एंड D10, मतलब स्टेबल है वो। अब स्टेबल में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना, वो स्टेबिलिटी कैसे आई? जब हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उनके लिए बहुत कम होगी, पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब उनके अंदर स्टेबिलिटी आ गई, तो वो स्टेबिलिटी को नहीं खोना चाहते, तो उसके अंदर से सेकंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराना बहुत डिफिकल्ट होगा, उस वजह से उनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी क्रोमियम एंड कॉपर की, फिर मैंगनीज एंड जिंक की उससे कम होगी। थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी की हम बात करें मैंगनीज की, वो बहुत हाई होगी, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन फिर मैंगनीज से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूवल करने के बाद वो D5 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। D5 मतलब स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन रिमूवल कराना, मतलब हाई आयनाइजेशन एनर्जी। फिर हम बात करें थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी की, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में चेंज करने के लिए वो बहुत कम होगी, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव जब होगा तो उसका होगा D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ईजिली लॉस कर देगा। नेक्स्ट है कि जो हाई वैल्यूज़ हैं थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी की कॉपर निकल जिंक की, वो ये एक्सप्लेन करती हैं कि ये हमारे मेनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है 5D एलिमेंट्स की, वो ज़्यादा होती है 3D एंड 4D से, क्योंकि इसके अंदर वीक शील्डिंग होती है न्यूक्लियस की 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज़्यादा एक्ट करता है आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और उस वजह से इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू होती है ज़्यादा। तो हमने बात कर ली आयनाइजेशन एंथैल्पी की, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इसके ट्रेंड की, कैसे सीरीज में चेंज होती है, 3D 4D 5D में क्या चेंज आएगा, S और P के कंपैरिजन में इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।